अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। डार्विनिज्म वर्सेस साइंस के सिलसिले में आज हम बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे। आमतौर पे जब इर्तिकाई हजरात से बात की जाती है तो वो डार्विनिज्म के दिफा में जो एक बहुत अहम सबूत अपनी दानिश में लेके आते हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का है। क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन्स? बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म के ऐसे एज़ा जो उनके नज़दीक किसी ज़माने में उनका कोई फंक्शन हुआ करता था, कोई मकसद हुआ करता था, लेकिन अब उनका कोई मकसद नहीं है, तो उनको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। दो चीज़ें यहाँ पे बहुत अहम है। एक तो ये कि इनको नाम वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों दिया जाता है, और दूसरे ये कि इसके पीछे मकसद क्या है, आखिरकार क्यों समझा जाता है कि ये वेस्टिजियल है। सबसे पहले नाम, क्यों इसको वेस्टिजियल कहा जाता है? इसके अंदर ज़ात खुद एक बॉर्डर लाइन बददियानती पाई जाती है, इसलिए कि लफ्ज़ वेस्टिजियल तो लातीनी लफ्ज़ वेस्टिजियम से अखज़ शुदा है, जिसका मतलब है बाकियात या ट्रेस या फुटप्रिंट, यानी किसी पुरानी चीज़ की बाकियात। तो अगर आप जिस्म के किसी हिस्से का नाम ही रख दे बाकियात या रेमिनेंट, फुटप्रिंट, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आप इस लफ्ज़ के ज़रिए ही, इस नाम के ज़रिए ही आप साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये किसी पुराने हमारे जुज़्व का बाकी मादा हिस्सा है। लेकिन यही तो आपने साबित करना है। जिस चीज़ को आपने साबित करना है उसका नाम आप कैसे रख सकते हैं कि नाम से ही ये सबूत मिलना शुरू हो जाए? ये बड़ी टेक्निकल एक अटेम्प्ट है, लेकिन उसको डिबंक करना ये हमारा काम है, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब सवाल ये है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और आखिरकार क्यों इनको वेस्टिजियल कहा जाता है। अपेंडिक्स आमतौर पे इसका हवाला दिया जाता है, टॉन्सिल्स का आमतौर पे हवाला दिया जाता है, नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए का आमतौर पे हवाला दिया जाता है, कॉक्सिक्स टेल बोन उसका आमतौर पे हवाला दिया जाता है, एंड सो फोर्थ। ना वो लिस्ट हर साल कम होती जा रही है, उस पर मैं सारी तफसील में बात नहीं करूंगा, इसलिए कि वो लिस्ट लंबी थी, अब छोटी हो गई है। मैं सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करना चाहूँगा, इसलिए कि अगर आप एग्जाम्पल्स के ज़रिए ही या 3-4 चीज़ों की एग्जाम्पल के ज़रिए अपने मकसद को आप पा सकते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं होती। सो हम बात कर रहे थे कि आखिरकार इनको वेस्टिजियल क्यों कहा जाता है। देखें, बायोलॉजिकली स्पीकिंग एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे टेल बोन है या टॉन्सिल्स हैं या अपेंडिक्स है, हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करती है। अब इसके पीछे दो ही इसकी वजाहतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि इसको प्लान किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, और दूसरी ये है कि इसको प्लान या डिज़ाइन नहीं किया गया, ये बस फितरी तौर पे मौजूद है। इनको वेस्टिजियल इसलिए कहा जाता है कि इनका मकसद मालूम नहीं है। जितने भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने टॉन्सिल्स की बात की या जो अपेंडिक्स एंड सो फोर्थ, ये किसी ज़माने में इनका मकसद वो पता नहीं होता था। तो फिर सवाल ये आता था सामने कि अगर किसी खालिक ने इनको बनाया हो तो खालिक तो बगैर मकसद के कोई चीज़ नहीं बनाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन हमें पता है कि बायोलॉजिकली स्पीकिंग ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं और इनका कोई मकसद भी नहीं है, तो फिर एक ही चीज़ सामने आती है कि इसके पीछे कोई खालिक तो नहीं है। तो अगर खालिक नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली हम बात मान लेते हैं कि किसी ज़माने में इनका कोई मकसद होता होगा, लेकिन अब ये मकसद नहीं है। देयरफॉर इससे हम साबित करते हैं कि जो नज़रिया इर्तिका है वो दुरुस्त है। अब यह आर्गूमेंट बड़ा पावरफुल है, लेकिन इसके अंदर एक वीकनेस पाई जाती है, और वो वीकनेस समझने के लिए आपको ज़रूरी है समझना कि जो मुख्तलिफ तरह की जो मंतक है या लॉजिक है, आप उसकी बेसिक्स को समझें। ये हमारा मंतिक पे ये लेक्चर नहीं है, इसलिए हम उसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन आगे बात को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ बुनियादी बातें हैं वो आप समझें, ताकि फिर आगे बात समझना आसान हो जाए। रीजनिंग, तवज्जी, मंतिक, 3 इसकी मेजर किस्में, एक है इंडक्टिव, एक है डिडक्टिव और एक है एबडक्टिव। एबडक्टिव की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, उसका हमारी गुफ्तगू से ताल्लुक़ नहीं है। पीछे रह जाती हैं 2, डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक, यानी कि जिसे उर्दू में हम कहते हैं इस्तखराजी और इस्तकराई। डिडक्टिव इस्तखराजी और इंडक्टिव इस्तकराई। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि जो इस्तखराजी मंतक है या जो डिडक्टिव लॉजिक है, उसमें हम जनरल ऑब्जर्वेशन करते हैं। मुशाहिदा हमारा बहुत वास्ट होता है, जनरल होता है, अमूमी होता है, और उससे हम फिर मखसूस नताइज अखज़ करते हैं। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग इसका टोटल ऑपोजिट होता है। उसमें हम बहुत मखसूस मुशाहिदा करते हैं और उससे फिर अमूमी नताइज अखज़ करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग को समझने की कोशिश करें तो उसमें प्रेमिसेस हैं, और जो प्रेमिसेस होती हैं उसके बाद हम एक नतीजा अखज़ करते हैं। तो जो प्रेमिसेस हैं वो एक जनरल मुशाहिदा है। मिसाल के तौर पे बड़ी आम सी एग्जांपल है, आपने कई दफ़ा फ़िलॉसफी के लेक्चर्स में सुनी होगी, या मुमकिन है आइंदा आप चल के सुने, कि एक मुशाहिदा है कि हर
इंसान ने एक दिन मर जाना है। ये इंतहाई अमूमी मुशाहिदा है, इसमें हम कोई बहुत स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी आम सी बात है कि हर इंसान ने आखिरकार एक दिन मर जाना है। कैसर अहमद राजा एक इंसान है, ये हमारा दूसरा एक अमूमी मुशाहिदा है, कोई इसमें हमें कोई स्पेसिफिसिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंसान हूँ, so like everybody else is, therefore इससे हम एक मखसूस नतीजा निकालते हैं कि कैसर अहमद राजा ने भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, मर जाना है। सो वेरी जनरल ऑब्जर्वेशन, उसका एक बड़ा मखसूस नतीजा। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग इसके ऑपोजिट होती है कि जिसमें आप बड़ी मखसूस लिमिटेड किस्म की आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं और उसका फिर एक अमूमी नतीजा निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप कैलिफोर्निया के किसी आदमी से मिलते हैं और आप उससे नाम पूछते हैं और वो बताता है कि उसका नाम है साइमन, वो मर्द है, कैलिफोर्निया से है, उसका नाम है साइमन। उसके बाद आप कैलिफोर्निया के एक और मेल से मिलते हैं और वो आपको नाम अपना बताता है स्मिथ। उसके बाद आप कैलिफोर्निया के एक और आदमी से मिलते हैं, वो अपना नाम बताता है स्टीव। उसके बाद आप कैलिफोर्निया के एक और आदमी से मिलते हैं और वो अपना नाम बताता है सेंट। उसके बाद आप एक और कैलिफोर्नियन मेल से मिलते हैं और वो आपको अपना नाम बताता है सोल। अब ये मुख्तलिफ नाम इन्होंने बताए, लेकिन इन सब एक मुश्तरका चीज़ है और वो ये है कि इन सब के नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने बड़ी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की कि कुछ लोग, 7-8 लोग जो कैलिफोर्निया से हैं, जो मर्द हैं, और उन सब के नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं, और आपने एक जनरल नतीजा अखज़ कर लिया कि कैलिफोर्निया के सारे मर्दों के नाम एस से स्टार्ट होते हैं। यह है इंडक्टिव रीजनिंग। ऑब्वियसली इसके नतीजे को गलत साबित करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज चाहिए, और वो ये कि कैलिफोर्निया का कोई और मर्द हो जिसका नाम पी से या डी से या ए से या अंग्रेजी के किसी और लेटर से स्टार्ट होता हो, तो आपका जो नतीजा है ये गलत साबित हो जाएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन्स में असल में यही प्रॉब्लम है कि उसके ऊपर बड़ी लिमिटेड इंडक्टिव रीजनिंग अप्लाई की गई कि ये कुछ हमारे पास जिस्मानी आज़ा हैं, हमें इसका मकसद नहीं मिला, देयरफॉर हमने इस मखसूस ऑब्जर्वेशन पे ये जनरल नतीजा अखज़ कर दिया कि ये इवोल्यूशनरी रेमिनेंट हैं, इर्तिका की बाकियात हैं, देयरफॉर इर्तिका ठीक साबित हो जाता है। तो जैसे हमने ये कहा कि आपको कैलिफोर्निया के मर्दों के नाम एस से स्टार्ट होते हैं, ये बात गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक ऐसा कैलिफोर्नियन मर्द चाहिए जिसका नाम एस से शुरू नहीं होता, तो आपका ये सारे का सारा नतीजा डिबंक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको इन इवोल्यूशनरी रेमिनेंट्स, जिनको आप कह रहे हैं इसलिए कि उनका कोई मकसद आपके सामने नहीं है, उन को सामने रख के कोई एक दो मकासद आप अगर आपके सामने आ जाते हैं तो ये सारे का सारा नतीजा डिबंक हो जाता है। सो द क्वेश्चन कि क्या ऐसा हो चुका है कि जिनको जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहा जाता है, इवोल्यूशनरी रेमिनेंट या इर्तिका की बाकियात कहा जाता है, उन अज्जा के कुछ ना कुछ मकासद हमारे सामने आ गए हों? एंड द आंसर इज यस। बड़ी लंबी लिस्ट थी, अब छोटी रह गई है। हर साल ही नए नए मकासद सामने आते हैं, कुछ के मैं आपके सामने में पेश करता हूं। आमतौर पे मिसाल दी जाती है अपेंडिक्स की कि ये बस एक रेमिनेंट है, एक बस बाकियात है, इसको रिमूव भी कर दो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, एंड सो फोर्थ। लेकिन अब हमें पता चला है कि एक्चुअली इसका एक मकसद होता है, और इसका मकसद ये होता है कि जब जिस्म में इन्फेक्शन आता है और जिस्म उस इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है, तो कुछ इसेंशियल अच्छा बैक्टीरिया जो हमारी जिस्मानी ज़रूरत होती है, इम्यून सिस्टम में उसका एक किरदार होता है, उसको एक सेफ हाउस चाहिए होता है, उसको एक महफूज जगह चाहिए होती है, और वो जगह अपेंडिक्स उनको प्रोवाइड करता है। आप ये कह सकते हैं कि भाई अपेंडिक्स अगर इतना ही ज़रूरी हो तो इसको अगर जिस्म से निकाल के फेंक भी दिया जाए तो इंसान फिर भी जिंदा रह जाता है, तो फिर उसका मकसद या ना मकसद, ये नहीं कि फिर यही कह सकते हैं ना कि इसका कोई मकसद नहीं है। पर हियर इज़ द प्रॉब्लम, आप किसी इंसान का हाथ काट दें तो जिंदा तो फिर भी रहेगा, टांग काट दें जिंदा तो फिर भी रहेगा, लेकिन उनके इन अज्जा को जिस्म से काट देने के बाद अगर इंसान जिंदा रह जाता है तो क्या इसका यह मतलब है कि हाथ या टांग का कोई मकसद ही नहीं है? ऐसे ही टॉन्सिल्स को भी कहा जाता है कि ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। एक ज़माना था कि कोई भी मसला हो तो बच्चे के सबसे पहले टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए जाते थे। क्यों? तो मकसद जो नहीं इसका पता, तो यकीनन ये कोई ना कोई इर्तिका का एक शख्साना होगा जो पीछे बच गया है, तो इसको निकाल दो, हो ना हो, क्या उसका फ़ायदा है? मकसद जो नहीं पता। बट वी नाउ कि इसका बड़ा अहम मकसद है। एक्चुअली जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस का एक मैकेनिज्म है, इसमें उसका बड़ा अहम हाथ है, इसलिए कि ये कंटेन करता है वाइट ब्लड सेल्स को, यानी कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये उसका बड़ा अहम हिस्सा है। मकसद नहीं पता, देयरफॉर ये गैर ज़रूरी है,
क्योंकि हमने पीछे इंडक्टिव रीजनिंग अप्लाई की हुई है। एंड बाय द वे मैं इंडक्टिव रीजनिंग के खिलाफ नहीं हूँ, साइंस में इंडक्टिव रीजनिंग के बड़े फायदे भी हैं, लेकिन जब इस तरह के किस्से कहानियाँ सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग की वजह से, ये बड़ी सिंपल प्रेमिस है कि मुझे मकसद नहीं पता, देयरफॉर मकसद है ही नहीं, देयरफॉर ये इवोल्यूशन का सबूत है, इस तरह की जब बेवकूफ़ी की बातें की जाएँ तो फिर इन हक़ाइक़ को सामने लेके आना होता है। और यही वजह है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स की लिस्ट अब कम होती जा रही है। इसके बाद एक बहुत अहम बात की जाती है कि इंसान का जो मजमूई तौर पे जो हमारा डीएनए है वो तकरीबन 2 से 3% ऐसा है जो कि प्रोटीन्स की कोडिंग करता है, और प्रोटीन की कोडिंग बहुत ज़रूरी है हर नए जिस्म, हर नई जान के लिए। तो सवाल ये है कि अगर ये जो बाकी 97 to 98% जो हमारा डीएनए है, अगर ये प्रोटीन्स की कोडिंग नहीं करता तो फिर मकसद तो इसका भी नहीं है, और ये किसी खालिक का बनाया हुआ भी नहीं हो सकता, इसलिए कि खालिक को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इतना वास्ट पैमाने पे डीएनए बनाए जिसका कोई मकसद ही ना हो। देयरफॉर ये इस चीज़ का सबूत है कि डीएनए, उसको जंक डीएनए कहा जाता था, कि वो जंक डीएनए है, और वो जंक इसलिए है कि वह अगेन इवोल्यूशन का वो कोई ना कोई पीछे बची हुई चीज़ है, असल में इसका कोई मकसद नहीं है। बट वी नाउ नो कि असल में जो ओवरऑल हमारे डीएनए और हमारे जीन्स की जो एक्सप्रेशन है, कहाँ पे उसका स्विच ऑन होना है, स्विच ऑफ होना है, ये बाकी रेगुलेटरी काम करता है। बहुत तवील फंक्शंस हैं उसके, मैं सबकी तफसील में नहीं जा सकता क्योंकि मेरा मकसद इस वक्त ये नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों की तफसील में जाके बताऊं कि फलां इनका मकसद, बल्कि मेरा मकसद ये है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बेस ये थी कि इनका मकसद नहीं है, देयरफॉर ये वेस्टिजियल है, देयरफॉर इससे एवोल्यूशन ठीक साबित होती है या डार्विनिज्म ठीक साबित होता है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं बताऊं कि इनके क्या क्या मकासद सामने आ चुके हैं। जीन्स की इफेक्टिव रेगुलेशन के लिए हमारे पास जो बाकी डीएनए है वो एक इफेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। प्रोटीन की कोडिंग ना करना एक और चीज़ है, लेकिन उसका बहरहाल फंक्शन अपनी जगह पे मौजूद है जो कि साइंटिफिकली स्पीकिंग हमारे सामने है। देन कॉक्सिक्स या जो टेल बोन है उसके बारे में बड़े बड़े इवोल्यूशनरी दावे कि किसी ज़माने में चूंकि हमारा इंसानों का जो जद्द अमजद है और जो बंदरों का है वो एक ही होता था, एटलीस्ट बनोबस गोरिल्लाज एंड सो फोर्थ, तो उनकी दुमें हुआ करती थी, तो हम में भी ये दुम का एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, बाकी सारे का सारा ख़त्म हो गया है। लेकिन चूंकि हमें इसका फंक्शन नहीं पता था, जैसे कि कहानी चल रही है मुसलसल, तो फंक्शन ना पता होने की वजह यह है, माफ़ी चाहता हूँ, फंक्शन ना होने का जो रिजल्ट है वो ये है कि फिर इवोल्यूशन को ठीक मान लिया जाए, इसलिए कि बेमकसद चीज़ तो कोई खालिक तो नहीं बनाएगा। लेकिन अगर इसका भी फंक्शन निकला है तो फिर विच वी नाउ अंडरस्टैंड कि इसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो हमारे मुख्तलिफ मसल्स हैं उनके आपस में जो उनको ज्वाइन करना है, उनकी आपस में जो नेटवर्किंग आप कह सकते हैं, उसके लिए ये बड़ा अहम है। और जो हमारी बाइपेटैलिटी है, बाइपेटैलिटी मीन्स कि हमारा जो 2 पाँव पे चलना है, वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। ना सिर्फ इसका ताल्लुक हमारी बाइपेटैलिटी से है, बल्कि मजमूई तौर पे हमारा पोस्चर, उठना बैठना, हद ये है कि जो हमारा बावल और ब्लैडर है, यानी कि जो वो मसल्स जो पेशाब को कंट्रोल करते हैं, इसका ताल्लुक उससे भी है। ये है तो ये सब फंक्शन कर रहे हैं, जस्ट हमें इसका फंक्शन नहीं पता था, देयरफॉर फतवा आ गया कि ये इवोल्यूशन का, डार्विनिज्म का सबूत है। ऐसे ही बहुत से आपको और भी मिल जाएंगे ऑर्गन्स, आप लिस्ट तलाश करें आपको मिल जाएगी कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग क्या समझते थे और आज साइंस कहाँ पे पहुँच चुकी है। लेकिन आफरीन है हमारे डार्विनिस्ट पे, बिलखसूस हमारे जो जिनको प्यार से मैं देसी इर्तकाई कहता हूँ उन पे, कि वो ये तहकीक नहीं पढ़ते। बल्कि मेरी एक इर्तकाई से बात हो रही थी तो उसने USA टुडे, जी हाँ आपने ठीक सुना, USA टुडे जो कि एक अखबार है, वहाँ से एक आर्टिकल उठाकर, एक छोटा सा किसी खबर का हिस्सा उठाकर साबित करने की कोशिश की कि जो अपेंडिक्स है उसका ताल्लुक इवोल्यूशन से है। ये अनफॉर्चुनेटली ये हालत है। खैर, इट्स नॉट अबाउट बैशिंग देम, इट्स अबाउट एजुकेटिंग पीपल कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करें। ये जो एक साइंटिफिक इस वक्त जो ऑर्थोडॉक्सी है एथियस्ट्स की, उसको एक्सप्लोर करें, उसके अंदर जो वीकनेसेस है वो ढूंढें और फ्री थिंकिंग के साथ इस एवोल्यूशनरी अकीदे पे जो कि साइंस के ख़िलाफ़ है, ईमान ना ले आएँ। हमारा काम ही ये है कि साइंस और फिलॉसफी ऑफ साइंस को सामने रखते हुए एविडेंस लोगों के सामने रखें कि वो खुद इस नतीजे पे पहुँचें कि ये जो एक इल्हादी अकीदा है जिसको साइंस के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, ये दर हकीकत साइंस नहीं है। मुलाकात होगी आपसे अगली किस्त में, जिसमें हम बात करेंगे 98% साइंटिस्ट की, जो आमतौर पे कहा जाता है कि 98% साइंटिस्ट इस नज़रिए को ठीक समझते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।